हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का 13th डे है एंड आज के वीडियो में हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बच गए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेन के अंदर पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एनर्जी लॉस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है एंड इस लेक्चर के एंड तक आप लोगों की काफी डाउट दूर हो जाएंगे जो भी कैपेसिटर से रिलेटेड डाउट्स हैं। ओके एंड एक और बात यह है कि आरसी सर्किट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर जब डिस्कस करूंगा ना तब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ओके तो हम आज के वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है ना वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके सो ये कैपेसिटर के पीवाईक्यू का थर्ड लेक्चर है एंड इससे पहले मैंने 2 लेक्चर के अंदर कैपेसिटर के जो बाकी बचे हुए पीवाईक्यू थे वो मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखा है कैपेसिटर का तो आपको वो देखना चाहिए, उसके बाद में ये वाला लेक्चर देखना चाहिए। ओके इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो हमें क्या करना है, हमारी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, हमें किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए फिजिक्स के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखो, फिर उसका ना डायग्राम बनाने का ट्राई करो। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो जब आप स्टेप्स फॉलो करते हो। ओके एंड ये सब स्टेप्स में ऐसे मास्टर करने के लिए टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है अच्छी खासी। तो अगर आप लोग पेशेंस के साथ में ये सारी चीजें करते हैं तो आप बहुत ही इजीली, बहुत अच्छा लेवल पे अपने फिजिक्स को लेके जा सकते हैं जहां पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ओके तो ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस C, one of them is charged to the potential V and other to the potential 2V। तो हमारे पास में दो पोटेंशियल है, दोनों का कैपेसिटेंस यहाँ पे सेम बोला है, CC कैपेसिटेंस है। एक के अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी लगाया है, दूसरे के अक्रॉस 2V वोल्ट की बैटरी लगाया है। तो बेटर ये है कि हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना ले कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया C कैपेसिटर जिसके अक्रॉस मैंने यहाँ पे बैटरी बना दी V एंड ये हो गया हमारा C कैपेसिटर एंड इसके अक्रॉस अब मैं बैटरी लगा दूंगा यहाँ पे कितनी, 2V क्वेश्चन के हिसाब से। ओके तो हमने यहाँ पे दोनों केस बना लिए। अब है नाउ नेगेटिव एंड्स आर कनेक्टेड एंड पॉजिटिव एंड्स ऑफ टू आर कनेक्टेड। ओके क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि नेगेटिव नेगेटिव एंड को कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड को कनेक्ट कर दिया, बैटरी को हटा दिया। सबसे पहली बात देखो, ये वाला जो प्लेट है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस CV एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस CV एंड ऐसे ही यहाँ पे प्लस 2CV चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2CV चार्ज आ जाएगा। कैसे पता चला, हमने ये वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल 2V है तो 2CV चार्ज यहाँ पे आएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है कि बैटरी को हटा दो, इस प्लेट को इससे कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को इससे कनेक्ट कर दिया। तो हमारा डायग्राम अब कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हो गया मेरा CV वाला एंड ये हो गया मेरा दूसरा वाला। ओके जिसको इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 1 बोल देता हूं एंड इसको क्या बोल देता हूं, 2 बोल देता हूं। अब ध्यान से देखो, मैंने कनेक्ट कर लिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज था, इसके ऊपर प्लस CV चार्ज था, यहाँ पे माइनस CV है, यहाँ पे प्लस 2CV है, यहाँ पे माइनस 2CV है। अब देखो इस टोटल प्लेट का, इस प्लेट का टोटल चार्ज कितना था, पहले 3CV चार्ज था। ओके इन दोनों का कितना चार्ज था, 3CV। अब ऐसे समझो कि अब यहां पे क्या होगा कि ये दोनों कैपेसिटर जो है ना पैरेलल के अंदर है। दोनों कैपेसिटर अगर पैरेलल के अंदर है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल को सेम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो चार्ज है ना ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है। इन पॉजिटिव प्लेट्स के, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 3CV चार्ज है। पॉजिटिव का कितना चार्ज है, 3CV। दोनों कैपेसिटेंस सेम है तो Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू क्या आएगा, CV। तो यहाँ पे दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है तो Q प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, C। तो दोनों कैपेसिटेंस अगर सेम है तो जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही चार्ज यहाँ पे क्या आएगा, नीचे वाले पे आएगा। तो यहाँ पे चार्ज का जो है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि आधा चार्ज टोटल का इस पे आ जाएगा, आधा इस पे आ जाएगा। क्यों, कैपेसिटेंस सेम है। अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट होते तो हमें निकालना पड़ता वोल्टेज सेम करके। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूं, इस वाले प्लेट के ऊपर अब चार्ज आ जाएगा प्लस 3CV/2 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 3CV/2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3CV/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3CV/2। इस तरीके से हमारे पास में चार्जेस आ जाएंगे। ओके तो यहाँ पे अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फाइंड डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये हमारा इनिशियल सिस्टम है। ओके जहां पे दोनों अलग अलग है। तो अगर मैं इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालूं तो क्या आएगी, E1 प्लस E2 आएगी ना, क्योंकि ये दोनों की अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो E इनिशियल इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ CV² प्लस हाफ
इंटू सी इंटू टू वी स्क्वायर। मैंने टू वी स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज टू वी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ई इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ सीवी स्क्वायर प्लस, देखो ये 4cv तो यहाँ पे 2cv स्क्वायर बचेगा, तो ये आ जाएगा 5/2 cv स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 5/2 cv स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। अब हम लोग है ना इस यहाँ पे दोनों कैपेसिटर, तो दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ये है, ओके, कैपेसिटेंस इनका पता है, तो हम लोग है ना फाइनल निकाल लेते हैं। ई फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Q स्क्वायर बाई 2C, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे, या एक काम ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, V निकाल सकते हैं। यहाँ पे है ना इनका कॉमन V कितना हो जाएगा, V डैश मान लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ V डैश इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3CV/2 इंटू C से C कैंसिल हो जाएगा, 3V/2 हमारे पास में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3V/2 हमारे पास में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये V डैश आ गया, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो E फाइनल इज इक्वल टू, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है, तो हम लोग लगाएंगे हाफ, C दोनों का सेम है, इंटू V स्क्वायर 9V स्क्वायर बाई 4, एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दो कैपेसिटर है एंड दोनों सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, E फाइनल इज इक्वल टू 9/4 CV स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 9/4 CV स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। अब पूछा है कि एनर्जी डिक्रीज कितनी होगी। डिक्रीज का मतलब ये है कि इनिशियल एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी ये है, तो डेल्टा ई निकाल लेंगे हम लोग। डेल्टा ई कितना हो जाएगा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ये है डिक्रीज इन एनर्जी। ओके, तो कितना आ जाएगा, 5/2 CV स्क्वायर माइनस 9/4 CV स्क्वायर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, CV स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 4 LCM आ जाएगा। 4 कितना आ जाएगा, LCM। तो यहाँ पे अगर 4 मेरा LCM आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। तो ये आ जाएगा 1/4 CV स्क्वायर, एंड दिस इज द डिक्रीज इन एनर्जी, और यू कैन से दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, जहां पे एक बार बैटरी लगाया, फिर इस बैटरी, तो ये जब फुली चार्ज हो जाता है, इस बैटरी को हटा के किसी अनचार्ज जो कैपेसिटर जो होता है ना उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो पूछेगा कि बताओ कितना चार्ज उस पर चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कितना एनर्जी लॉस होगा, इस तरीके की चीजें पूछता है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर एनर्जी लॉस पूछता है ना, तो आपको इनिशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है सिस्टम की, आपको फाइनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है सिस्टम की, एंड उनका क्या करना है, डिफरेंस आप लोगों को लेना है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। ए कैपेसिटर इज फाउंड बाय प्लेसिंग ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है। द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड कैपेसिटर, बेसिकली हमें इस लाइन का मतलब ये है कि इसका सी इक्विवेलेंट हमें बताना है पूरे कैपेसिटर का। अब देखो यहाँ पे अगर हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमारे पास में यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, 1 2 3, एंड ये तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ए पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें ए एंड बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना है वो बताना है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा हमारा C2, एंड ये हो जाएगा हमारा C3, एंड यहाँ पे पॉइंट ए है, एंड यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी। हमें इनके बीच में बताना है, यहाँ पे ए एंड बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे C1 एंड C2 की वैल्यू बतानी है कि C1 की वैल्यू क्या होगी, C2 की वैल्यू क्या होगी, C3 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली देखो, किसी भी अगर हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये बीच की डिस्टेंस d है एंड प्लेट का एरिया a है, तो इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट a/d होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर दूं k, तो ये कितना टाइम्स हो जाता है, k टाइम्स हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे यहाँ पे C1 निकालना है, तो क्या मैं C1 को लिख सकता हूँ k एप्सिलॉन नॉट a। ए यहाँ पे एरिया है किसका, इन प्लेट्स का एरिया कितना है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कंसीडर करना है, ए कंसीडर करना है, एंड डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डी। डिवाइडेड बाय कितना आ गया, डी आ गया। फिर मुझे C2 निकालना है, तो C2 के लिए कितना आ जाएगा, 3k एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम है लेकिन बीच की डिस्टेंस कितनी है, अभी 2d है। फिर मुझे निकालना है C3, तो ये कितना आ जाएगा, 5k एंड एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3d। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में। अब हम है ना, अब देखो जब ये वाली वैल्यूज आप लोगों को, देखो सबसे पहली बात आप लोगों को इक्विवेलेंट निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये वाला फॉर्मूला हमें सीरीज के अंदर यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप लोग, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, तो आपको काफी एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी, या फिर ये सारी जो चीजें है ना ये लिखनी पड़ेगी।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को एक सिंपल चीज बताता हूं, आप लोगों को क्या करना है, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको है ना सी नॉट मान लो। इसको कितना मान लो, सी नॉट। तो यहाँ पे या सी मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया, के सी बन गया। एंड ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको सी मान लिया ना, तो ये बन जाएगा 3/2 के सी बन जाएगा। एंड यहाँ पे ये सी हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 5/3 के सी, ये हमारा हो जाएगा। अब इससे आना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास में सी आएगा, सी की जगह पे वापस ये वाली वैल्यू पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/c1, मतलब 1/kc पुट करना पड़ेगा ना, 1/kc प्लस यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2/3kc प्लस यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 3/5kc। अब एक काम करते हैं, हम लोग kc को बाहर ले लेते हैं, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/kc बाहर ले लेंगे, ये 1 प्लस 2/3 प्लस 3/5। तो यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/kc। एंड यहाँ पे अगर मैं 15 एलसीएम ले लूं, मैंने क्या ले लिया, 15 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास 15 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। ओके, एंड यहाँ पे प्लस ये इससे 9 मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 34 हो जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 34/15 के सी, ये हमारे पास में आ रहा है। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इसको उल्टा कर देंगे, तो 15/34 के सी। एंड सी की वैल्यू हमारी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15/34। ओके, ये कितना है, 34 एंड के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो सोल्व कर सकते हो। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं ये सोल्व करने के लिए, बस आपको आना इस तरीके से कन्वर्ट कर लोगे ना। अब देखो, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते ना, तो यहाँ पे क्या करते, ये वाली वैल्यू पुट करते, तो आपको आना उसको लिखने में तो टाइम लगेगा ना, हालांकि हार्ड नहीं है, लेकिन उसको लिखने में टाइम लगेगा। एंड एग्जाम के अंदर एक एक सेकंड आना बहुत ज्यादा मैटर करती है। चलो, अब इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि 2022 के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को काफी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड वैसे भी मैं यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में। एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन या एकदम इजी क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जहाँ पे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, एंड आपका जो एग्जिस्टेंस नॉलेज है ना, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। A source of potential difference V is connected to the combination of two capacitors as shown। दो कैपेसिटर से यहाँ पे हमारे पास में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, when key k is closed the total energy stored across the combination is even। मतलब ये है, अगर इस की को मैं क्लोज करूंगा, अगर इस की को मैं ऐसे क्लोज करूंगा, तो देखो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर है ना, इस बैटरी के साथ में कनेक्टेड है, और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल के अंदर है। एंड जब पैरेलल के अंदर सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा हुआ इनके बीच में, एयर है इनके बीच में। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, V है। तो अगर इस मैं इनिशियल पार्ट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इनिशियल पार्ट की बात करूं, तो अगर मुझे E1 लिखना है, E1 क्या है, इनिशियल एनर्जी है इस पूरे सिस्टम की, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेरे पास यहाँ पे V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, V। एंड हमें पता है कि किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल पता होता है, तो वो जो एनर्जी स्टोर करता है, हाफ CV² एनर्जी स्टोर करता है। कितनी करता है, हाफ CV²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ CV² पहले वाले कैपेसिटर की एंड हाफ CV² बाद वाले कैपेसिटर की। तो ये पूरा टोटल हमारे पास में E1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, CV²। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय बोथ द कैपेसिटर इनिशियली। अब आना सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम, नाउ K इज ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 5, मतलब ये K की वैल्यू है, तो हमारा K कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज नाउ E2। अब समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि इस की को आना ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर है, जिसके ऊपर CV चार्ज आया था, इसके ऊपर ये माइनस CV है, इसके ऊपर CV चार्ज था, एंड अभी कितना है, ये नीचे वाले प्लेट पे माइनस CV है। ओके, अब देखो, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस की को ओपन करेंगे, ये वाला जो कैपेसिटर है डिस्कनेक्ट हो गया।
लेकिन ये वाला कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वाला कैपेसिटर इस बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन ये फुल्ली चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, CV, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है। एंड इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया एंड इसका K कितना है यहाँ पे 5 है। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, इस वाले की बात करते हैं, इसके अंदर अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। अब ध्यान से समझो, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, कहीं और से चार्ज आ नहीं सकता, इसके ऊपर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मटेरियल हमने यहाँ पे 5 K = 5 भर दिया, तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस वाले कैपेसिटर की एनर्जी। ध्यान से समझना, क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे Q²/2C, क्या लिख सकता हूं, Q²/2C, एंड C यहाँ पे नया C आएगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C डेस, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, C डेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। Q यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो क्या आएगा, ध्यान से समझना, C²V² डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब C डेस बन जाएगा KC एंड K की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 5C, कितना हो जाएगा 5C, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू C, एक C कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 CV²। मैं बाद की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं फाइनल लिखूंगा, फाइनल में मैं दोनों कैपेसिटर की एनर्जी लिखूंगा। तो इस वाले की तो समझ में आ गया कि जैसे ही हम लोग की को ओपन करेंगे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज सेम रहेगा लेकिन इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो हमारे पास में ये वाली एनर्जी आएगी। ओके, अब ध्यान से समझो, हम चर्चा करते हैं इसकी, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल अभी भी कितना है, V। अब चार्ज की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ओके, अब चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज। अब देखो, की को ओपन करने से ये वाला कैपेसिटर डिस्कनेक्ट होता है, ये वाला नहीं होता है, ये अभी भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V है। लेकिन फर्क क्या है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरेंगे ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये 5C हो जाएगा, क्यों, क्योंकि K की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5, ये फर्क है। तो इसकी एनर्जी कितनी लिखूंगा मैं, इसकी एनर्जी मेरे पास में आ जाएगी हाफ C, कितना आ जाएगा 5C इंटू V², तो आ जाएगा 5/2 CV², आ जाएगा 5/2 CV²। एंड अगर मुझे फाइनल एनर्जी निकालनी है तो ये प्लस ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे E2 क्या लिखेंगे, 5/2 CV² प्लस ये आ जाएगा 1/10 CV²। तो E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 LCM ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 10 LCM ले लेंगे तो ये 25 प्लस 1 CV², तो ये हो जाएगा 26। तो E2 इज इक्वल टू 26/10 CV², इसको लिख सकता हूं 13/5 CV²। दिस इज द वैल्यू ऑफ E2। वी हैव टू फाइंड E1/E2, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, E1/E2 फाइंड आउट करना है। तो E1/E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे E1 कितना है, CV², तो CV² डिवाइडेड बाई 13/5 CV², इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5/13 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, अब अगर आप लोगों से ऐसे पूछ ले कि बताओ भाई एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो यहाँ पे क्या एनर्जी लॉस बता सकते हो, डेल्टा E इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी यहाँ पे E1 है, फाइनल एनर्जी यहाँ पे कितना है, E2 है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू CV² माइनस कितना आएगा यहाँ पे, ये हमारा E2 कितना आ जाएगा, 13/5 CV² हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो ये नेगेटिव आएगी, -8/5 CV², कितना आएगा, -8/5, एक मिनट 5 एलसीएम ले लेंगे, हाँ -8/5 CV², ये हमारी नेगेटिव आ रही है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब इसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 2021 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे हमें ये एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसका हमें C इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A, प्लेट का एरिया कितना है A, है सेपरेशन D बिटवीन द प्लेट्स, टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ सेम एरिया A/2 and the thickness D/2 are inserted in space between the plates, the capacitance of the capacitor। तो यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा कितना हो जाएगा A/2 एंड ये वाला कितना बच गया A/2, ऐसे यहाँ पे ये A/2 हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस सिस्टम का हमें आना C इक्विवेलेंट निकालना, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 कैपेसिटर है। कौन से 3 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर तो ये हो गया जिसका A/2 प्लेट का एरिया है, D इनके बीच की डिस्टेंस है, ये एक कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, एंड एक ये वाला हो गया पूरा। ओके, ये वाला पूरा एक हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 कैपेसिटर है। तो अगर मैं मान लो इसको मान लेता हूं ये C1 है, ये C2 है एंड ये क्या है C3। तो अब देखो ये इन दो प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर एंड ये वाला कैपेसिटर किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। ये वाला कैपेसिटर C1 एंड C2 सीरीज के अंदर है एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन C3 के साथ में किसमें है, पैरेलल के अंदर है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं डायग्राम बनाऊंगा ऐसे, ये है मेरे पास C1, ये है मेरे पास C2
एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पे कौन, C3। ओके, इस तरीके से। तो ये हमें यहाँ पे इस सर्किट का बेसिकली हमें C इक्विवेलेंट बताना है। तो ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा C1 एंड ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा C2। ओके, अब सवाल आता है कि C1 एंड C2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या मैं C1 लिख सकता हूँ, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/2। ओके, कितना आ जाएगा, A/2 एरिया है, D/2 ये बीच की डिस्टेंस है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में C1 कितना आ जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके, C2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C2 कितना आ जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2। ये हमारे पास में C1 की वैल्यू, ये हमारे पास में C2 की वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, अगर इस वाली चीज को मैं यहाँ पे C कंसीडर कर लूं, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी K1C एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी K2C हो जाएगी मेरे पास में। ओके, अब ध्यान से समझो C3 कैसे लिखेंगे। देखो C3 के लिए ये डिस्टेंस तो D रहेगी, लेकिन ये एरिया कितना है, A/2। तो हम लोग यहाँ पे C3 क्या लिखेंगे, C3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एयर भरी हुई है, तो हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D। एंड इसको हमने C कंसीडर किया है ना, इसको हमने C कंसीडर किया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इसको मैंने क्या कंसीडर किया है, C कंसीडर किया है। तो हमारा C3 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा C/2। C3 कितना हो जाएगा, C/2, सिंपल। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, C1 एंड C2 सीरीज के अंदर है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, एंड ये इसके साथ में पैरेलल में है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल। ओके, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, C1 कितना है, K1C इंटू K2C डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2C एंड प्लस C/2। तो एक C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे अगर मैं C बाहर ले लूं तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ये हमारे पास में आ जाएगा। एंड अगर हम लोग C की वैल्यू पुट कर दे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D एंड 1/2 प्लस K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, चलो अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इजी है थोड़ा, ये वाला क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं। ए कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। ओके, इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड। मतलब क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज किया, कितने से चार्ज किया हमने, 5 माइक्रोकूलम उसके ऊपर चार्ज है। सबसे पहले बात आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अगर हम लोग एरिया कांस्टेंट रखें एंड एप्सिलॉन मतलब उनके बीच में जो मीडियम है वो कांस्टेंट रखें, तो D को अगर बढ़ाएंगे तो C घटेगा, D को अगर घटाएंगे तो C यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो कैसे भी प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट करके हमने जो कैपेसिटेंस है उसको 2 माइक्रोफैरड कर दिया 5 माइक्रोफैरड से, लेकिन चार्ज अभी भी उतना ही है, चार्ज सेम है। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनिशियल केस की, तो इनिशियल केस में मेरे पास क्या है, C इनिशियल है 5 माइक्रोफैरड एंड Q इनिशियल है 5 माइक्रोकूलम। ओके, अगर मैं यहाँ पे फाइनल केस की बात करूं तो फाइनली C फाइनल मेरे पास 2 माइक्रोफैरड है, लेकिन Q फाइनल अभी भी कितना है, 5 माइक्रोकूलम। तो अगर मुझे यहाँ पे U इनिशियल निकालना, तो U इनिशियल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Q इनिशियल स्क्वायर बाई 2C इनिशियल, एंड यहाँ पे हो जाएगा U फाइनल इज इक्वल टू Q फाइनल स्क्वायर बाई 2C, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2C फाइनल आ जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखो कि अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा, क्योंकि प्लेट्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है प्लेट्स के बीच में। तो अगर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं तो वो आता है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आता है। क्या आता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आता है। तो यहाँ पे माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये आ जाता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो जब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस की वर्क डन की बात करते हैं
तो u इनिशियल माइनस u फाइनल लगाना है, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं तो हमें u फाइनल माइनस u इनिशियल ही करना है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू, तो देखो q इनिशियल एंड q फाइनल दोनों क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों का ना मैं q कंसिडर कर लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ q, तो क्या लिखूंगा q स्क्वायर बाई 2c इनिशियल फाइनल माइनस q स्क्वायर बाई 2c इनिशियल। तो यहाँ पे w एक्सटर्नल हमारे पास में q स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 बाई सी फाइनल माइनस 1 बाई सी इनिशियल। ओके, सी इनिशियल। तो अब देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइक्रो है, मतलब 10⁻⁻6 उसका भी स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी माइक्रो में वैल्यू आएगी, तो 1/5 माइनस यहाँ पे 1/5 माइनस 1 बाई सी फाइनल 1/2 है ना, 1/2 माइनस 1/5 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे, तो नीचे माइक्रो 10⁻⁻6 नीचे आएगा तो वो ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 25/2 10⁻12 इंटू यहाँ पे 10⁻6 एंड यहाँ पे अगर मैं 10 एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे 5 माइनस 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 25/2 इंटू 10⁻6 बच जाएगा इंटू 3/10। तो क्या कैंसिल हो रहा है भाई, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास में 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻6 आ रहा है, एंड 15 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 7/2 7.5/2, तो यहाँ पे यह आ जाएगा 7.5 3.25 इंटू 10⁻6 जूल। दिस इज द आंसर, और इसको आप लोग 3.25 माइक्रो जूल भी पुट कर सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो है ना ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आना डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग आना इसको ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है एंड हम लोग इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पे कि हमारे पास में फिगर सोर्स चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज ग्राफ, Q वर्सेस V ग्राफ दिया गया है फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गिवन कैपेसिटर्स। ओके, हमारे पास में 2 कैपेसिटर है, एक को मैंने C1 मान लिया एंड एक को मैंने क्या मान लिया, C2 मान लिया, एक को C1 मान लिया एक को C2 मान लिया। ये जो ग्राफ यहाँ पे C1 एंड C2 का जब एक बार C1 एंड C2 सीरीज के अंदर है, एक बार C1 एंड C2 किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो जब सीरीज के अंदर है तो तब ग्राफ कौन सा है, पैरेलल के अंदर है तो ग्राफ कौन सा, ध्यान से समझना। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर C1 की वैल्यू बतानी है, C2 की वैल्यू बतानी है, ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन फाइंड आउट। अच्छा, इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। मैंने ऑप्शन यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको लास्ट तक सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन वाले मेथड से बीच में ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो निकाल सकते हैं। एंड एग्जाम में आपको ऐसा ही करना होता है, अगर आप स्मार्टली सोच पाए एग्जाम के अंदर तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जहां पे आपको क्वेश्चन को लास्ट तक सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप लोग उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि C1 एंड C2 एक बार सीरीज के अंदर है, किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये हमारे पास में आएगा। ओके, एंड इसको लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तब जो C इक्विवेलेंट जो होता है ना वो C1 से भी छोटा होता है एंड C इक्विवेलेंट C2 से भी छोटा होता है। ओके, जो सबसे छोटा वाला जो कैपेसिटेंस होगा उससे भी छोटा होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल की, ओके, पैरेलल की बात करते हैं तो C इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं C1 प्लस C2। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट बड़ा होगा C1 से, C इक्विवेलेंट बड़ा होगा C2 से, मतलब पैरेलल इस केस में ये जो C इक्विवेलेंट है वो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा ना उससे भी बड़ा होगा। इस केस में जो C इक्विवेलेंट है वो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उससे भी कम होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 ग्राफ दिए गए हैं A एंड B, हमें नहीं पता है कि कौन सा सीरीज वाला है कौन सा पैरेलल वाला है, लेकिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकाला कि C इक्विवेलेंट दोनों से छोटा होगा, C इक्विवेलेंट यहाँ पे दोनों से बड़ा होगा। अब आना क्वेश्चन में Q और V के बीच में ग्राफ है, हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q प्रोपोर्शनल V स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब y इज इक्वल टू mx के साथ में मैं इसको कंपेयर करूं तो m इज इक्वल टू स्लोप
एंड ये किसके m इज इक्वल टू स्लोप, एंड ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा c के इक्वल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल। इसका मतलब इनमें से कोई एक जो पैरेलल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग है ना यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं। तो अगर मैं स्लोप निकालता हूं यहाँ पे एम बी, तो एम बी किससे रिलेटेड होगा, ये यहाँ पे हमें सीबी की वैल्यू मिलेगी है ना, इसकी स्लोप, इस बी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगा, सीबी की वैल्यू देगा। एंड ये सीबी कितना आएगा, देखो स्लोप अगर निकालनी है तो ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ये हो गया बेस, तो कितना आ जाएगा 80/10, दैट इज आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। एंड एम ए इज इक्वल टू सी ए, दैट इज इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा 500, ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ये हो जाएगा बेस बाई 10, तो ये आ जाएगा 50। अब हमें ना ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ सीरीज का है, कौन सा पैरेलल का है। तो बहुत इजीली कर सकते हैं, जो छोटी वैल्यू होगी ना वो किस में आएगी, सीरीज में आएगी, एंड जो बड़ी वैल्यू होगी वो किस में आएगी, पैरेलल में आएगी। तो ये वाला हमारा किसका है, पैरेलल का ग्राफ है, ग्राफ होगा, एंड ये वाला किसका होगा, सीरीज का ग्राफ होगा। ओके, इसका मतलब अगर पैरेलल में है तो क्या लिख सकता हूं, सी ए इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू 50 है। ओके, सी ए इज इक्वल टू क्या है, सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू 50। ओके, क्योंकि ये पैरेलल में क्या होता है, सी वन प्लस सी टू होता है। एंड सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी वन सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, एंड ये किसकी वैल्यू है, 8 के इक्वल है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप C1 एंड C2 की, क्योंकि हमारे पास में दो अननोन है, दो इक्वेशन है, C1 एंड C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कैसे, ध्यान से समझो। C1 एंड C2 को ऐड करें, हमें नहीं पता C1 एंड C2 में कौन बड़ा है, लेकिन इनका एडिशन कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। क्या ये 50 है, ये वाला ऑप्शन तो 100 है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये कितना है 80, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास में इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अगर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस वाले को चेक करना पड़ेगा ना, इस वाले को। अगर मैं इस वाले को चेक करूं सी के साथ में तो कितना आएगा, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा 8 आना चाहिए, तो 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 50, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 12 आ रहा है। एंड सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो भाई अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2023 में पूछा गया है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे के की वैल्यू 4 हमें दी गई है। तो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज एक्स एंड x जो है वो d से कम है, मतलब कोई ना कोई थिकनेस है यहाँ पे। लेट C1 एंड C2 बी द कैपेसिटेंस व्हेन x इज इक्वल टू, मतलब जब थिकनेस d/3 है तब कैपेसिटेंस हमारा कितना है C1, एंड जब थिकनेस जो है वो 2d/3 है तब हमारा कैपेसिटेंस कितना है C3 है। एंड C1 की वैल्यू यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड गिवन है, तो हमें C2 बताना है। सबसे पहली बात आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, एंड यहां पे अगर मैंने कुछ x थिकनेस का यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे भर दिया, जिसका के है, यहां पे x थिकनेस है यहां पे, तो यहां पे इस कैपेसिटर का जो C इक्विवेलेंट आएगा उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। वो होता है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d माइनस x प्लस x बाई, यहां पे कितना आ जाएगा k, x बाई k। जनरली ये t होता है, तो यहाँ पे d माइनस टी प्लस टी बाई के लिखते हैं। यहाँ पे x गिवन है तो इसलिए मैंने x लिख दिया। तो पहले केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले केस में when x इज इक्वल टू d/3, जब x की वैल्यू कितनी है d/3, तो क्या हम लोग C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई यहाँ पे d माइनस d/3 प्लस d/3 इंटू के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो हम लोग यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे। तो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2d/3 एंड प्लस d/12। तो 12 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऊपर आ जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू 12 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे देखो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8d प्लस d, तो ये तो भाई 9d आ गया ना। तो C1 इज इक्वल टू 12 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 9d, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स 4 एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d, ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है C1 की। ओके, एंड ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2 माइक्रोफेरेड के इक्वल है। तो अगर मैं इसको 2 माइक्रोफेरेड के इक्वल पुट करूं
तो मेरे पास में क्या यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि ये वाली वैल्यू है ना हमें C2 की वैल्यू में काम आने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/2 एंड देखो ये 3 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 3/2 माइक्रोफैरड, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखो C2 निकालते हैं। C2 कब है? जब x की वैल्यू when x is equal to 2d/3, x is equal to 2d/3, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? C2 is equal to epsilon naught a divided by d minus 2d/3 plus 2d/3 into 4। तो यहां पे आ जाएगा C2 is equal to epsilon naught a divided by, ये आ जाएगा d/3 प्लस एंड यहाँ पे आ जाएगा 2d/12। कितना आ जाएगा? 2d/12। तो ये 12 ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, तो C2 is equal to 12 epsilon naught a divided by, यहाँ पे आ जाएगा 4d प्लस 2d, तो ये आ जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 6d, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d, एंड यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइक्रोफैरड इज द राइट आंसर। हमारा कितना राइट आंसर हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड। ओके, चलो अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2021 में पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाए। तो ये आ रहा सॉल्यूशन, आप लोग लास्ट तक देखना। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी जहां पे बहुत सारी पैरेलल प्लेट जो रखी होती है उनका हमें कैपेसिटेंस बताना होता है। ओके, तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 4 आइडेंटिकल प्लेट्स विथ लेंथ, उसकी लेंथ यहाँ पे कितनी दे दी? 2 सेंटीमीटर, एंड विड्थ यहाँ पे कितनी दे दी उसकी? 3/2 सेंटीमीटर। तो यहां से सिंपली हमारे पास में एरिया कितना आ जाएगा? LB, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। एंड अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग है ना इसको SI में पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C इज, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया है किसके बीच में? A एंड C के बीच में। A एंड C के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया गया है, मतलब निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। ओके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल के पॉइंट मानना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, A और C के बीच में बताना है ना, तो A और C के बीच में ना एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, A और C के बीच में क्या कनेक्ट कर देंगे? एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे V वोल्ट की। तो V वोल्ट की बैटरी A एंड C के बीच में हमने कनेक्ट कर दी, तो अगर ये वाला पोटेंशियल मैं V मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब A वाली प्लेट है उसका पोटेंशियल V है एंड C वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना है? 0 है। एक काम करते हैं, B एंड D जो है एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये होता है, जब ऐसे कनेक्ट होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि जितना पोटेंशियल B का होगा उतना ही पोटेंशियल किसका होगा? D का होगा। तो यहाँ पे B का पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं Vx। तो ये वाला पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? Vx। मतलब B एंड D दोनों किस पोटेंशियल पे है? Vx पोटेंशियल पे है। अब देखो इतना आप लोगों ने कर लिया, तो अब आपको क्या करना है कि इस स्पेस के अंदर आपको 3 पॉइंट बनाने हैं। एक पॉइंट का पोटेंशियल V होगा, एक का कितना होगा? 0 होगा, एंड एक का कितना होगा? Vx। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 3 पोटेंशियल के पॉइंट है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बनाऊंगा V, एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगा 0, एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगा Vx। अब ध्यान से देखो इधर, ये वाली A एंड B ये किसके बीच में कनेक्टेड है? ये वाली दोनों किसके बीच में? यहाँ का इसका पोटेंशियल V है, इसका कितना है? Vx। तो ये V एंड Vx के बीच में हमारे पास में एक कैपेसिटर है, कुछ इस तरीके से। ओके, ये वाला किसके बीच में है? 0 एंड Vx के बीच में है। तो 0 एंड Vx के बीच में हमारे पास में एक कैपेसिटर है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ओके, एंड ये वाला 0 एंड Vx ये भी किसके बीच में है? 0 एंड Vx के बीच में। तो यहाँ पे 0 एंड Vx के बीच में हमारे पास में एक और कैपेसिटर है, कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर है। ओके, अब ध्यान से देखो, इनके बीच के डिस्टेंस सेम है, तो ये वाला कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, ये C2 मान लेते हैं, ये कितना मान लेते हैं? C3। तो बीच के डिस्टेंस सेम है, इनका एरिया सेम है, एंड यहाँ पे कोई डायरेक्टेड मटेरियल नहीं भरा, तो सबका C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 होगा, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D के इक्वल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, एप्सिलॉन नॉट A बाई D के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि ये वाला C है, तो ये वाला भी C होगा, एंड ये वाला भी क्या होगा? C। अब हमें किसके बीच में चाहिए? देखो A एंड C के बीच में हमें चाहिए C इक्विवेलेंट, तो ये वाला पॉइंट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट C को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, किसको? जहां पे पोटेंशियल 0 है वो C पॉइंट है। अब देखो ये दोनों किसके अंदर है? पैरेलल के अंदर, तो C कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हमारा डायग्राम आना A, ये 0 पोटेंशियल, सॉरी B पोटेंशियल है, ये पॉइंट A है,
एक कैपेसिटर यहाँ पे C है एंड इनका जो रिजल्टेंट है इसके साथ में किसमें आएगा, सीरीज के अंदर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2C एंड यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, जीरो पोटेंशियल, दैट इज C पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे भाई इनका C इक्विवेलेंट निकालो। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों सीरीज में है तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दैट इज व्हाट, C इक्विवेलेंट। ये किसकी वैल्यू है, C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C इंटू 2C डिवाइडेड बाई 3C एंड यहाँ पे एक C कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में 2/3C आ जाएगा। चलो C की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हमें यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे एप्सिलॉन D के अलावा बाकी सारी वैल्यू पुट करनी है। तो 2/3 इंटू एरिया को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे एरिया को मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुको। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे एरिया को पुट कर सकता हूं मैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में, सीजीएस यूनिट में ही पुट कर देता हूं, इंटू एप्सिलॉन बाई डी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो आप लोगों को किस तरीके से सोल्व करना है। चलो अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। ये वाला क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, 3 कैपेसिटर्स 25 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड, 45 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे एक, ये 2 एंड 3 कैपेसिटर है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, एंड ये किसमें है, पैरेलल में कनेक्टेड है। कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये आ जाएगा 100 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा 25। ओके, एंड ये 30 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 45। इस तरीके से कनेक्टेड है। अब बोला है कि जब एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज ई, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस सिस्टम की जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, वो कितनी है, यहाँ पे ई है। तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, तो इन तीनों का हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट हमारा कितना आएगा, डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, 25 प्लस 45 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा भाई, और ये सब माइक्रोफेरेड में है ना, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी, ये वोल्ट में तो माइक्रोजूल में एनर्जी आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, है ना, 70 प्लस 30 ये हो जाएगा 100 माइक्रो फेरेड। कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोफेरेड। तो अब एनर्जी कितनी स्टोर करके रखेगा, एनर्जी स्टोर करके रखेगा E इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट कितना है, 100 इंटू 10⁻⁻6, कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो को हमने यहाँ पे 10⁻⁻6 लिख दिया, इंटू V स्क्वायर। देखो ये कितना है, 10⁻², इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 कितना आएगा, 4। अब देखो ये 10 स्क्वायर, ये 10⁻4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में E इज इक्वल टू 1/2 जूल आ रहा है। हमारे पास E कितना आ रहा है, 1/2 जूल आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो E की वैल्यू 1/2 जूल है। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, व्हेन दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सेम सप्लाई विद द सेम सप्लाई, देन एनर्जी इतनी हो जाती है 9E/x। हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो बोला है कि यहाँ पे इन कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, एंड ये किससे कनेक्टेड है, 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया। तो अब इनका C इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका C इक्विवेलेंट, तो C 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/30 प्लस 1/45 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो ये सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आई थिंक 180 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास में आ जाएगा 450, 43/450, एंड यहाँ पे हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 450/43 माइक्रोफेरेड। ये वाला हमारा C इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ये C इक्विवेलेंट है। अब हमें एनर्जी निकालने है, तो एनर्जी सिंपली कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/2 इंटू 450 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 43 एंड इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये V का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 86, एंड ये देखो यहाँ पे 4.5 लिखा ना, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो ये कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा। तो हमारे पास में ये वैल्यू कितनी, हाँ ये वैल्यू आ रही है, ये किस में आ रही है, जूल में आ रही है। ओके, अगर हम लोग इनको कंपेयर करें दोनों को, तो हमारे पास में ये
ई फाइनल है ना, ई फाइनल है, ये ई फाइनल है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ में 9e डिवाइडेड बाई x, इसके साथ में कंपेयर करूं, एंड e की वैल्यू कितनी है 1/2 है, e की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 86 इज इक्वल टू 9/x इंटू 1/2। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये 2 इधर आएगा ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 86। तो यहाँ पे x कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 86 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलो अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, एस ऑन इन द फिगर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैविंग इक्वल प्लेट एरिया, एंड ये प्लेट एरिया हमें यहाँ पे दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, आर ज्वाइंड इन सच ए वे दैट ए नॉट इक्वल टू बी। देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस 5 mm है, एंड यहाँ पे दोनों कैपेसिटर के बीच का ये जो गैप है ना, ये कितना है 1 mm, एंड यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 5, इसमें ये गैप 1 है, इसका मतलब ये a एंड b दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस b की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 mm माइनस 1 mm दैट इज इक्वल टू 4 mm। ये बात कंफर्म होगी कि a प्लस b किसके इक्वल है, 4 mm के इक्वल है, लेकिन हम लोग a इज इक्वल टू b नहीं कर सकते, मतलब दोनों 2 mm नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि a एंड b जो है ना वो इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज x एप्सिलॉन नॉट फैराड है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला कैपेसिटर एंड ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो अगर ये दोनों सीरीज के अंदर है तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ C1 एंड इसको मान लेता हूँ C2। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, दोनों को मिला के कुछ ऐसा, ये C1 है, ये C2 है, ये वाला पॉइंट A हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा B। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या सीरीज में है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, एंड C1 को मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट A। A यहाँ पे प्लेट्स का एरिया कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसको अभी के लिए मैं आना A मान लेता हूँ, A की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी के लिए A मान लेता हूँ, एंड सारी प्लेट्स का एरिया यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे गैप A है, यहाँ पे गैप क्या है B, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई A, एंड C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई B। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो 1/c1 तो ये हो जाएगा A बाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये हो जाएगा B बाई एप्सिलॉन नॉट B, एप्सिलॉन नॉट A, ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं बाहर ले लूं 1/एप्सिलॉन नॉट A, तो यहाँ पे बच जाएगा A प्लस B, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई A प्लस B। इस तरीके से हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमारी A प्लस B की वैल्यू कितनी है 4 mm, एंड A की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A की वैल्यू कितनी है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, A प्लस B कितना 4 mm, 4 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखो भाई, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट फैराड। तो अगर इसको कंपेयर करें तो हमारी x की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी 5, x इज इक्वल टू 5 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, हमारे पास में है 2 क्वेश्चन। चलो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं A एंड B। ये वाला 23 में पूछा है, ये 20 के अंदर पूछा है। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, एंड उसने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन 20 में पूछा, यहाँ पे देखो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो इसमें क्या बोला है कि एक 600 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर रहे हैं 200 वोल्ट की बैटरी से, ओके, and it is then disconnected from the supply and is connected another uncharged 600 picofarad, मतलब सेम कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया बैटरी से हटा के, तो जब तक बैटरी कनेक्टेड रहेगी फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में उसको हटा के हम लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो जितना चार्ज उसके ऊपर आया वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का यहाँ पे क्या है, सेम है। एंड यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन माइक्रोजूल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉस इन माइक्रोजूल, ये पूछा है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए 60 पिकोफैराड कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड ए 200 वोल्ट बैटरी, इट इज देन डिस्कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज पिकोफैराड कैपेसिटर, 1 मिनट, यहाँ पे आएगा इट इज डिस्कनेक्टेड
and attest or attest to another attest to यहां पे आ जाएगा attest to another uncharged 60 picofarad capacitor in the parallel. ओके यहाँ पे वही है, पहले 60 हमारे पास में 60 पिकोफेरेड का एक कैपेसिटर है, उसको बैटरी से कनेक्ट किया तो वो चार्ज हो जाएगा. अब बैटरी हटा के सेम कैपेसिटर के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे पता ना एनर्जी लॉस कितना होगा. अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें उसने क्या किया कि एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया वोल्टेज के अंदर भी एंड ये जो कैपेसिटर की वैल्यू है उसके अंदर भी. दोनों का अगर आप लोग सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो आंसर माइक्रो जूल में पूछा है, यहाँ पे नैनो जूल में पूछा, तो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है आप लोगों का. ओके अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं. ओके तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इनमें से कोई एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में सेकंड वाला आप लोगों को करना है. ओके एंड आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि क्या सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आएगा. देखो मैं ये बी वाला एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है, ठीक है, एंड ये सी कितना है, इसका 6 पिकोफैराड है एंड इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक बैटरी से कुछ इस तरीके से, एंड बैटरी कितनी है 20 वोल्ट की. तो जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो ये फुली चार्ज हो जाएगा. कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, सीवी चार्ज आ जाएगा प्लस, एंड ये कितना हो जाएगा माइनस सीवी. ओके एंड सीवी इन सब की वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर लेंगे. तो यहाँ पे जब ये बैटरी से कनेक्टेड है तो ई इनिशियल एनर्जी इसके पास में है हाफ सीवी स्क्वायर. कितनी है, हाफ सीवी स्क्वायर. अब क्या किया है कि इसको ना बैटरी को हटा के इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक कैपेसिटर से जो सिमिलर कैपेसिटर है सी. ये भी कितना है सी. यहां पे देखो कनेक्ट करने से पहले यहां पे कितना चार्ज था, सीवी प्लस सीवी चार्ज था इस पे. अब ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों कैपेसिटर यहां पे सेम है, तो प्लस सीवी बाई 2 यहां पे आएगा एंड प्लस सीवी बाई 2 यहां पे आएगा. यहां पे माइनस सीवी बाई 2 आएगा, यहां पे माइनस सीवी बाई 2 आएगा. इस तरीके से हमारे पास में चार्ज आएगा. तो यहाँ पे ई फाइनल कितना आ जाएगा, ई फाइनल इज इक्वल टू दोनों के अंदर सेम एनर्जी होगी, कितनी हो जाएगी हाफ एंड क्यू स्क्वायर बाई 2c. तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c. क्यू हमें पता है तो ई फाइनल इज इक्वल टू स्क्वायर कितना आएगा एंड इंटू 2 करेंगे. इंटू 2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 सी वी स्क्वायर. तो देखो आप लोगों को स्टार्टिंग में ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आप फाइनली भी वैल्यू पुट कर सकते हो. इससे है ना आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है. अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये ई इनिशियल है, ये ई फाइनल है, तो हमारा एनर्जी लॉस कितना होता है, एनर्जी लॉस होता है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/2 सीवी स्क्वायर माइनस 1/4 सीवी स्क्वायर. तो यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 1/4 सीवी स्क्वायर बचेगा. तो 1/4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400. तो यहाँ पे देखो इससे कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स एंड ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ दैट इज 6 नैनो जूल. आप लोगों का क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है. एंड ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है. अब इसके बाद में हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो अब है क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये क्वेश्चन देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है एंड अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. तो आप लोग लास्ट तक देखना कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे. ओके इतना आसान नहीं है, आप लोगों को अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ. तो सबसे पहले स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, साथ के साथ में डायग्राम भी बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए ओवरऑल क्वेश्चन को समझना आसान रहे. यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर रहा है वो क्वेश्चन में, ध्यान से देखना. टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 एंड C2 ईच हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड. तो यहाँ पे मैं C1 एंड C2 की वैल्यू सेम दे रखी है 10 माइक्रोफैरड एंड इसको मैं क्या कंसीडर कर लूंगा, C कंसीडर कर लूंगा. ओके ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्योंकि मैं पहले आना सी वी इनकी फॉर्म में क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, लास्ट में हम लोग सी वी की वैल्यू पुट कर सकते हैं. ओके अब देखो ध्यान से, एंड आर इंडिविजुअली चार्ज बाई 100 वोल्ट बैटरी. ओके तो यहाँ पे V कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है. तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे कि हमारे पास में एक कैपेसिटर C है एंड ये बैटरी से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से. ओके ये बैटरी से कनेक्टेड है एंड ये V वोल्ट की बैटरी है, इसका कैपेसिटेंस C है. मेरे पास में दूसरा चार्ज है यहाँ पे. ओके दूसरा कैपेसिटर का चार्ज क्या कैपेसिटर है एंड ये बैटरी है यहाँ पे V वोल्ट की एंड इसका कैपेसिटेंस C है. जब अगर ऐसे कनेक्टेड है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, CV चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी कितना आएगा, CV आएगा. ओके अब ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या बोला है. C1 is kept connected to the source and a dielectric slab is inserted between plates. यहाँ पे इसको आना ये बैटरी से कनेक्टेड है एंड एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है
K है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड K की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है, 10 दी गई है। ध्यान से समझना, अगर K की वैल्यू 10 दी गई है एंड हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पे डाल दी, इसका मतलब ये कैपेसिटेंस अभी कितना हो जाएगा, Kc कैपेसिटेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Kc। अगर Kc इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा तो अब बैटरी से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको Q1 बोल देता हूं, कितना चार्ज आ जाएगा, Kc इंटू V, एंड Q1 इज इक्वल टू K की वैल्यू 10 है तो आ जाएगा 10 CV। कितना चार्ज आ जाएगा, 10 CV। ये अभी भी कनेक्टेड है बैटरी से। सेकंड केस में क्या बोल रहा है यहाँ पे, C2 is disconnected from the source and then dielectric slab is inserted in it. C2 जो ये हमारा C2 है यहाँ पे, ये 2 वाला केस है एंड ये वाला 1 वाला केस है। तो ये जो हमारा C2 है ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस CV, एंड ये कितना आ जाएगा, माइनस CV। तो यहाँ पे तो इसने बैटरी से कनेक्टेड जब था तभी स्लैब डाल दी थी, तो ये वाला कैपेसिटर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा जहां पे ये प्लस 10 CV है, ये माइनस 10 CV है। मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको हटाया, चलो इसको हटाया तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, प्लस CV, ये कितना है, माइनस CV। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाल दी यहाँ पे, ओके। अब इससे क्या होगा कि ये चार्ज चेंज नहीं होगा, इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। अभी इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Kc टाइम्स हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 10C। इसका कैपेसिटेंस एंड ये भी यहाँ पे कितना है, 10C। तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया, इसके ऊपर चार्ज चेंज नहीं होगा। अब इसने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, आफ्टर दैट C1 इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड, C1 को डिस्कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी मटेरियल भरा हुआ है, ओके, एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स बैटरी। नाउ C1 एंड C2 आर फाइनली कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरी बात समझ में आ गई, ध्यान से समझना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बिना मटेरियल के था, इसके अंदर मटेरियल डाला, इसका कैपेसिटेंस Kc हो गया, एंड इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो चार्ज कितना आ जाएगा, KCV, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 CV, एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 CV। इसमें इसने क्या किया कि बैटरी से कनेक्टेड है, कोई भी मटेरियल नहीं भरा, इसने पहले बाहर निकाला जब CV माइनस CV चार्ज है, एंड अब यहाँ पे भरा। तो अब मटेरियल भरने से क्या होगा कि इसका कैपेसिटेंस तो चेंज हो जाएगा लेकिन इसके ऊपर चार्ज वही रहेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने वाली, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस 10 CV, ये आ जाएगा माइनस 10 CV, एंड यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया C2 से, एंड ये वाला कितना है, प्लस CV, ये कितना है, माइनस CV। ये कनेक्ट करने से पहले, जैसे मान लो कि ये कनेक्ट करने वाले हैं, ये कनेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, ओके। अब देखो कनेक्ट किया नहीं है, दोनों को पैरेलल में ऐसे अरेंज कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इनको बंद करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, कुछ चार्ज इससे चल के इसमें आएगा एंड फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाला कैपेसिटेंस कितना है, 10C, एंड ये वाला भी कितना है, 10C, क्योंकि हमने दोनों के अंदर अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है तो कैपेसिटेंस दोनों का सेम होगा। अब देखो टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है। जब कैपेसिटेंस सेम होता है तो जो चार्ज होता है ना वो टोटल का हाफ हाफ हो जाता है। तो हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, कनेक्ट करने के बाद में Q टोटल हमारा कितना है, CV प्लस 10 CV, दैट इज 11 CV हमारा टोटल है। तो इसके ऊपर आधा आ जाएगा एंड आधा इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11/2 CV, एंड यहाँ पे माइनस 11/2 CV, ये आ जाएगा प्लस 11/2 CV, एंड ये कितना आ जाएगा, माइनस 11/2 CV। ये हमारा चार्ज आ जाएगा इनके ऊपर। अब चार्ज आ गया तो हम लोग यहाँ पे इनका पोटेंशियल, नया वाला पोटेंशियल V डैश लिख सकते हैं। तो V डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V डैश इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ पे V डैश इज इक्वल टू Q कितना है भाई, Q है इनके ऊपर 11/2 CV डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 10C, कितना है, 10C, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूं तो V डैश इज इक्वल टू आ रहा है 11/20, C से C कैंसिल हो जाएगा, V 11/20 V, एंड V की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, यहाँ पे V की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमारे पास में 100। तो V डैश इज इक्वल टू 11/20 इंटू 100, यहाँ पे कर देता हूँ, V डैश इज इक्वल टू 11/20 इंटू 100, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, V डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 11 इंटू 5, 55 वोल्ट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग तभी सोल्व कर पाते हो जब आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होती है किसी टॉपिक को लेके, किसी चैप्टर को लेके। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।
अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम लोग है ना क्वेश्चन पीवाई की सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट मुझे 5 लेक्चर तो लगेंगे उसमें, 5 मतलब जो 5 दिन तक मैं उसकी के जो पीवाई क्यू है ना वो डिस्कस करूंगा। ओके, तो आप लोग मुझे बताइए कि आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है।